बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी की। देखिए, इनकम टैक्स के प्रोविजंस हम आने वाले वक्तों में कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे एक एक सेक्शन को, एक एक प्रोविजन को। लेकिन आज की इस वीडियो में जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट या कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का एरिया मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूं, इस एरिया की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा है और इस एरिया की रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस लीगल या प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा है। सर, आप सबको आइडिया होगा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हर टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है कि साल खत्म होने के बाद उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स अथॉरिटीज को जमा करवाना होता है। यानी कि हर साल खत्म होने के बाद एज अ टैक्स पेयर हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी हमारी पूरे साल की इनकम है उन सारी इनकम को हम एक प्रॉपर फॉर्मेट पे रिपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताते हैं और उसके ऊपर जो भी टैक्स पे करना होता है वो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम पे कर रहे होते हैं। तो अपनी इनकम के हवाले से जो इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं ना, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता है ना, उसे कहा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न। उसे कहा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में आपके पास इनकम की सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, टैक्स की सारी वर्किंग आ रही होती है और वो वर्किंग आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टुगेदर विद टैक्स पे कर रहे होते हो। अब इस इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपकी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन का पूरा फॉर्मेट आ रहा होता है, ये फॉर्मेट हम आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। एक तो इस फॉर्मेट से हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो इनकम टैक्स रिटर्न हमें बनाना है उसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। सेकेंडली, ये फॉर्मेट आपको पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक बर्ड्स आई व्यू प्रोवाइड करेगा, यानी कि पूरे इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक स्ट्रक्चर बताएगा कि हम किस तरह से इस इनकम टैक्स के एरिया को, किस तरह से हम इनकम टैक्स के कोर्स को आने वाले वक्तों में लेकर चल रहे होंगे। जो हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट में चीजें आ रही होंगी लाइन बाय लाइन, उसी फॉर्मेट में हम अपने करिकुलम, उसी फॉर्मेट में हम अपने कोर्स को लेकर चलेंगे और वक्त के साथ साथ इनकम टैक्स के एरिया को कवर कर रहे होंगे। तो चलते हैं इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन के फॉर्मेट की तरफ। अब होगा यह कि सबसे पहले एक टैक्स पेयर पूरे साल में जितनी भी इनकम अर्न करता है, एक टैक्स पेयर पूरे साल में जितनी भी इनकम अर्न करता है, उन इनकम्स को 5 में से किसी एक हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई करता है। एक टैक्स पेयर पूरे साल में जितनी भी इनकम अर्न करेगा, उन इनकम को 5 में से किसी एक हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई कर रहा होगा। या तो वो सैलरी होगा, या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, या वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, या वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा, या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। तो पहला काम हमने क्या करना है कि हम पूरे साल में जो भी इनकम अर्न करेंगे, इन इनकम को 5 में से किसी एक हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई करेंगे, आइदर सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हम बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम की। देखिए, जब भी हम हेड्स ऑफ इनकम कैलकुलेट करेंगे, कोई भी हम हेड की इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो हर हेड की इनकम की कैलकुलेशन में दो चीजें आ रही होंगी। वन इज कॉल्ड अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम, वन इज कॉल्ड अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड अलाउबल डिडक्शंस अंडर द हेड ऑफ इनकम। हर हेड में हम अमाउंट चार्जेबल वर्कआउट करेंगे। अमाउंट चार्जेबल का मतलब है कि हमारे हर रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम में कौन सी अमाउंट या कौन से इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, कौन सी अमाउंट या कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड अमाउंट चार्जेबल। इस अमाउंट चार्जेबल से हम माइनस कर रहे होंगे अलाउबल डिडक्शंस। आसान अल्फाजों में कहूं तो उस इनकम को कमाने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स किए हैं, उन अमाउंट्स को, उन एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंडिचर्स को अलाउबल डिडक्शंस का नाम दिया गया है। तो हम जिस भी हेड की इनकम कैलकुलेट करें, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी इनकम हो, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, हर हेड ऑफ इनकम में हमारे पास अमाउंट चार्जेबल माइनस एक्सपेंसेस यानी कि अलाउबल डिडक्शंस आएंगे और हमारे पास हर हेड की इनकम कैलकुलेट हो रही होगी। फॉर एग्जांपल कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरी बिजनेस में जो सेल्स है, ये सेल्स मेरे लिए अमाउंट चार्जेबल है, लेकिन उस सेल्स को जनरेट करने के लिए मैंने डिफरेंट एक्सपेंसेस, डिफरेंट कॉस्ट भी बर्दाश्त की होगी। तो हम जो कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे लिए अलाउबल डिडक्शंस कहलाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी को रेंट पे देकर रेंटल इनकम जनरेट करता हूं, तो रेंटल इनकम मेरे लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अमाउंट चार्जेबल है, लेकिन उस प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग मैंने कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे करवाए होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे करवाए होंगे, कुछ और खर्चे वगैरह करवाए होंगे, तो इन सारे खर्चों को, उन सारे एक्सपेंसेस को हम अलाउबल डिडक्शंस के नाम से माइनस कर रहे होंगे। तो किसी भी हेड ऑफ इनकम में हमारे पास इनकम किस तरह से वर्कआउट होगी कि हम हर रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम की अमाउंट चार्जेबल लेंगे, यानी कौन सी अमाउंट पे, कौन सी इनकम पे टैक्स लगना है, उसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स को, यानी कि अलाउबल डिडक्शंस को। तो अमाउंट चार्जेबल माइनस अलाउबल डिडक्शंस हमारे पास रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम वर्कआउट हो रहा होगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस में 100 रुपए की सेल्स की और 100 रुपए की सेल्स को करने के लिए आपने टोटल 70 रुपए के एक्सपेंसेस किए। तो 100 की सेल्स इज अमाउंट चार्जेबल, 70 के एक्सपेंसेस इज अलाउबल डिडक्शन, आपके पास 30 रुपए की इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस में 100 रुपए की सेल्स की,
लेकिन उस 100 रुपए की सेल्स को करने के लिए आपने 110 का खर्चा कर दिया। तो जब आप 100 की सेल में से 110 का खर्चा माइनस करोगे तो अब आपके पास हेड ऑफ इनकम में लॉस जनरेट हो जाएगा। अब आपके पास हेड ऑफ इनकम में लॉस आ रहा होगा, 10 रुपए का लॉस आ रहा होगा। सर इस लॉस को क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, किस तरह से एडजस्ट करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, ये हम ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस के चैप्टर में देख रहे होंगे। तो हमारे पास टैक्स लॉ में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन है, हमारे पास टैक्स लॉ में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन है। क्या है वो रीजन? कि जब किसी भी हेड ऑफ इनकम की कैलकुलेशन में, किसी भी हेड ऑफ इनकम की वर्किंग में अगर एक्सपेंसेस का नंबर इनकम से ज्यादा है, अगर अलाउबल डिडक्शन का नंबर हेड ऑफ इनकम के अमाउंट चार्जेबल से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारे हेड में लॉस आ रहा है और अब इस लॉस की कोई ना कोई ट्रीटमेंट है जो कि हम आने वाले वक्तों में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने पूरे साल में जो भी इनकम अर्न की उन्हें 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करना है। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब 5 हेड्स की इनकम का टोटल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम। 5 हेड्स की इनकम का टोटल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम। सर एग्जेम्प्ट इनकम क्या होता है? सर हमारे पास बहुत सारी इनकम टैक्स लॉ में ऐसी है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स के लॉ मेकर ने ये छूट दी है, ये बचत दी है कि इन इनकम के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एग्रीकल्चर इनकम। पाकिस्तान में अगर आप कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो, कोई खेतीबाड़ी करके इनकम कमा रहे हो, तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। तो पहले मैं 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करूंगा, फिर उसमें जो जो मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर एग्जेम्प्ट इनकम्स मैंने कमाई है, जिसकी मैंने एक एग्जांपल दी एग्रीकल्चर इनकम, इसके अलावा और भी एग्जेम्प्ट इनकम है जो हम आने वाले वक्तों में कवर करेंगे। तो 5 हेड्स की इनकम में आप एग्रीकल्चर इनकम ऐड करोगे तो आपके पास जो नंबर बनेगा इसे नाम दिया जाएगा टोटल इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम इज कॉल्ड टोटल इनकम। तो हमारे सामने टोटल इनकम की सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है, टोटल इनकम इज द सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। अब टोटल इनकम वर्कआउट करने के बाद आपने कुछ चीजें टोटल इनकम से माइनस करनी है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर टैक्सेबल इनकम। सर टोटल इनकम से हम इन टोटलिटी 3 चीजें माइनस करेंगे अपनी टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करने के लिए, अपनी टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले हम माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम। सबसे पहले हम माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम। क्या ये एग्जेम्प्ट इनकम वही है जो हमने टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी देर पहले ऐड किया? द आंसर इज यस। ये एग्जेम्प्ट इनकम वही है जो हमने टोटल इनकम वर्कआउट करने के लिए अपने 5 हेड्स ऑफ इनकम में ऐड किया है। तो अब सवाल ये क्रिएट होता है कि जब एग्जेम्प्ट इनकम को टोटल इनकम से माइनस ही करना था तो फिर टोटल इनकम में ऐड ही क्यों किया? देखिए एक चीज है टैक्स का पे होना, एक चीज है इनकम का गवर्नमेंट को रिपोर्ट होना, यानी कि आपके इनकम की डॉक्यूमेंटेशन का होना, आपकी इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन का होना। टैक्स लॉ का ऑब्जेक्टिव यह है कि वो डिफरेंट तरह की इनकम के ऊपर टैक्स जनरेट करेगा ताकि गवर्नमेंट अपने खर्चे, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करे। लेकिन टैक्स लॉ का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करता है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का रोल प्ले करता है। तो लॉ मेकर ये कहता है कि हमने आपको बहुत सारी इनकम के ऊपर एग्जेम्पशन दी है, बहुत सारी इनकम के ऊपर आपको छूट दी है, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इनकम, फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, आपने वो इनकम गवर्नमेंट को रिपोर्ट जरूर करनी है। तो सिर्फ इस वजह से पहले मैं 5 हेड्स इनकम कैलकुलेट करता हूं, फिर एग्जेम्प्ट इनकम ऐड करता हूं तो मेरी टोटल इनकम आ जाती है। फिर टोटल इनकम से मैं अगले ही स्टेप में एग्जेम्प्ट इनकम को दोबारा से माइनस कर दूंगा क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम पे मैंने कोई टैक्स पे नहीं करना है। फिर टोटल इनकम से एग्जेम्प्ट इनकम को माइनस करने के बाद हम माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। सर जिस वीडियो लेक्चर में हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चैप्टर्स हैं, शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स किसी ना किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए जाते हैं और सेकंड शेड्यूल का जिक्र किया था। सेकंड शेड्यूल एग्जेम्पशन और टैक्स कंसेशन का शेड्यूल था। सेकंड शेड्यूल के 4 पार्ट थे। पार्ट 1 एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम, पार्ट 2 रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, पार्ट 3 रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, पार्ट 4 रिडक्शन एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन। तो सेकंड शेड्यूल का जो पार्ट 1 था ना, दैट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। सर ये पार्ट 1 एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम की रिडक्शंस हम टोटल इनकम से सेकंड स्टेप में माइनस कर रहे होंगे। तो पहले मैंने 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट की, उसमें एग्जेम्प्ट इनकम ऐड किया तो टोटल इनकम बना। फिर टोटल इनकम से एग्जेम्प्ट इनकम माइनस की, दूसरा माइनस करेंगे रिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, यानी वो सारी चीजें जो कि सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में दी गई हैं उन चीजों को हम टोटल इनकम से माइनस या रिड्यूस कर रहे होंगे। और फिर तीसरे स्टेप पे आप माइनस करोगे डिडक्टेबल अलाउंसेस को। तीसरे स्टेप पे आप माइनस करोगे डिडक्टेबल अलाउंसेस को। अब डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या चीज है? सर लॉ मेकर ने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जिसे आप टोटल इनकम से एज अ डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर सकते हो। आज की तारीख में आपके टैक्स लॉ में, आपके इनकम टैक्स लॉ में 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं।
नंबर वन जकात, नंबर टू वर्कर वेलफेयर फंड का कंट्रीब्यूशन, नंबर थ्री वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड का कंट्रीब्यूशन एंड नंबर फोर एजुकेशनल एक्सपेंस। ये चार चीजें ऐसी हैं जो कि लॉ मेकर ने टैक्स लॉ में एज अ डिडक्टेबल अलाउंस डिफाइन किया है। इन चार चीजों को अगर आप पे करते हो, इनकर करते हो, तो इसे आप टोटल इनकम से तीसरे स्टेप में माइनस करोगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी टैक्सेबल इनकम। याद रखिएगा, हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो अलाउबल डिडक्शंस माइनस किए गए थे और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस किए जा रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सर अलाउबल डिडक्शंस क्या चीज है? सर जब मैं किसी भी हेड की इनकम कैलकुलेट करता हूं तो उस हेड के एक्सपेंसेस को माइनस करता हूं, तो वो जो मैं हेड के एक्सपेंसेस को माइनस करता हूं उसे हमने नाम दिया था अलाउबल डिडक्शंस का। और डिडक्टेबल अलाउंस क्या चीज है? सर जब मैं टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करता हूं तो जो तीसरे नंबर पे चीज माइनस करता हूं उसे हमने नाम दिया था डिडक्टेबल अलाउंसेस का। अलाउबल डिडक्शंस अब हर हेड में सेपरेट कवर करोगे। कैपिटल गेन के हेड की अलग डिडक्शंस हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड की अलग अलाउबल डिडक्शंस हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड की अलग अलाउबल डिडक्शंस हैं। डिडक्टेबल अलाउंस इन टोटलिटी आज की तारीख में चार है: ज़कात, WWF, WPPF एंड एजुकेशनल एक्सपेंस। अच्छा, एक और डिफरेंस है अलाउबल डिडक्शंस और डिडक्टेबल अलाउंस का। किसी भी हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त अगर अलाउबल डिडक्शन का नंबर अमाउंट चार्जेबल से ज्यादा आ जाए तो हमारे पास उस हेड में लॉस आ रहा होगा, उस लॉस की कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगी। लेकिन अगर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त डिडक्टेबल अलाउंस का नंबर टोटल इनकम से ज्यादा आ जाए तो डिडक्टेबल अलाउंस आपकी टोटल इनकम को मैक्सिमम जीरो कर सकती है, नेगेटिव या लॉस क्रिएट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल कि हमने बिजनेस में सेल्स की 100 रुपए की और एक्सपेंसेस की 120 के, तो हमारे पास बिजनेस में 20 रुपए के लॉस आ रहा होगा, 20 रुपए का नेगेटिव इनकम आ रही होगी। लेकिन अगर हमारी टोटल इनकम है 100 और हमने ज़कात के नाम पे डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम किया 120, तो अब टोटल इनकम मैक्सिमम जीरो हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम मैक्सिमम जीरो हो जाएगी, ये नेगेटिव नहीं हो रही होगी। तो मैं रिपीट करता हूं, किसी भी हेड की इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो एक्सपेंसेस माइनस होंगे, दीस एक्सपेंसेस आर कॉल्ड अलाउबल डिडक्शंस, और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जो लास्ट में माइनस होगा दिस इज कॉल्ड डिडक्टेबल अलाउंस। अगर किसी हेड ऑफ इनकम में अलाउबल डिडक्शन का नंबर अमाउंट चार्जेबल से ज्यादा है तो हमारे पास उस हेड में लॉस आ रहा होगा, उस लॉस की कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगी। और अगर डिडक्टेबल अलाउंस का नंबर टोटल इनकम से ज्यादा है तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम मैक्सिमम जीरो हो जाएगी, वो नेगेटिव या लॉस जनरेट नहीं कर सकता है। क्विकली दोबारा से रिपीट करूं, सबसे पहले मैं 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करूंगा: सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करने के बाद आप उसमें ऐड करोगे एग्जाम्ड इनकम, तो आपके पास आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आप 3 चीजें माइनस करोगे तो आपके पास आएगा टैक्सेबल इनकम। सबसे पहले माइनस किया जाएगा एग्जाम्ड इनकम को, उसके बाद माइनस किया जाएगा रिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, एग्जाम्पशन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, और फिर माइनस किया जाएगा डिडक्टेबल अलाउंसेस को। डिडक्टेबल अलाउंसेस आज की तारीख में टोटल 4 है: ज़कात, WWF, WPPF एंड एजुकेशनल एक्सपेंस। अब टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के बाद हमारे पास वो अमाउंट आ गया जिसपे फाइनली हमें टैक्स रेट अप्लाई करना है और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फाइनली वो नंबर आ गया जिसपे हमें टैक्स रेट अप्लाई करना है और टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। लेकिन जब हम टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन की बात करते हैं ना, तो सिर्फ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के लिए हम टैक्सेबल इनकम को भी 2 हिस्सों में सेग्रीगेट कर देंगे। हम टैक्सेबल इनकम को भी 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर देंगे। एक को हम नाम देंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और दूसरे को हम नाम देंगे अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सर टैक्सेबल इनकम को हमने 2 कैटेगरीज में तोड़ा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एंड अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अब इन दोनों में क्या फर्क है? सर हमारे पास लॉ में कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिनके ऊपर टैक्स वर्कआउट करने के लिए लॉ मेकर ने स्पेशल यूनिक रेट दिया हुआ है। इन इनकम्स को हम कहते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन ऑन इमोल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल के लमसम अमाउंट रिसीव ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरी। आज की तारीख में ये 3 सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ऐसी है जिनके ऊपर टैक्स वर्कआउट करने के लिए लॉ मेकर ने कोई स्पेशल या यूनिक रेट दिया हुआ है। तो मैं टैक्सेबल इनकम में से सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अलग कर दूंगा क्योंकि इनके ऊपर टैक्स वर्कआउट करने के लिए स्पेशल रेट्स हैं, यूनिक रेट्स हैं। बाकी सारी टैक्सेबल इनकम एक जगह रख दूंगा। सेपरेट ब्लॉक की इनकम के ऊपर हम स्पेशल यूनिक रेट अप्लाई करेंगे, अदर देन सेपरेट ब्लॉक की इनकम के ऊपर हम जनरल रेट अप्लाई करेंगे। अब जनरल रेट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा टैक्स पेयर कंपनी है ना, तो कंपनी के लिए जनरल टैक्स रेट है 29% का कॉर्पोरेट रेट,
और अगर हमारा टैक्स पेयर इंडिविजुअल और ईओपी है तो इंडिविजुअल और ईओपी की टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करने के लिए लॉ मेकर ने एक स्लैब रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। तो टैक्सेबल इनकम को आपने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में तोड़ दिया। सेपरेट ब्लॉक में जो जो इनकम्स हैं उस पर स्पेशल रेट यूनिक रेट अप्लाई किया। अदर देन सेपरेट ब्लॉक में जो इनकम है उसके ऊपर जनरल रेट अप्लाई किया। जनरल रेट का मतलब है कि अगर हमारा टैक्स पेयर कंपनी है तो 29% का कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और अगर हमारा टैक्स पेयर इंडिविजुअल या एओपी है तो उसके ऊपर कोई ना कोई स्लैब रेट अप्लाई हो रहा होगा। अब सेपरेट ब्लॉक की इनकम पे टैक्स लगाया, अदर देन सेपरेट ब्लॉक की इनकम पे टैक्स लगाया, हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। सर टैक्स लायबिलिटी क्या है? टैक्स लायबिलिटी बेसिकली आपका टैक्स बर्डन है जो अंडर द टैक्स लॉ आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना है, जो अंडर द टैक्स लॉ आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डिस्चार्ज करना है। इस टैक्स लायबिलिटी को हम नाम देंगे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। इस टैक्स लायबिलिटी को हम नाम देंगे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी या टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर, दैट इज नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब ये नॉर्मल टैक्स रिजीम फॉर द टाइम बीइंग ये टर्म हमारे लिए थोड़ा सा एलियन है, लेकिन सिर्फ इसे सुन लें। जितनी भी इनकम्स है ना, लेटर स्टेज पे आप कवर करोगे कि आप उसे 3 कैटेगरीज में 3 रिजीम्स में तोड़ रहे होंगे। वन इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स रिजीम, द सेकंड वन इज कॉल्ड मिनिमम टैक्स रिजीम एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड फाइनल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं बहुत लेटर स्टेज पे डिस्कस करूंगा क्योंकि ये थोड़ा एडवांस थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। अभी आप नहीं समझ सकते कि नॉर्मल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम किस बला का नाम है। हमने सेपरेट ब्लॉक की इनकम पे स्पेशल रेट, अदर देन सेपरेट ब्लॉक की इनकम पे जनरल रेट लगाकर जो टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट की, इसे हम ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी या टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम का नाम देंगे। अब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी या टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम वर्कआउट करने के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी रिड्यूस कर रही होंगी। सबसे पहले हम टैक्स लायबिलिटी से माइनस करेंगे रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। सर हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्ट्रक्चर में शेड्यूल्स का जिक्र किया था। शेड्यूल्स में हमने सेकंड शेड्यूल का जिक्र किया था। सेकंड शेड्यूल था हमारे पास एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशन का। सेकंड शेड्यूल के हमारे पास 4 पार्ट थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 3 था रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। पार्ट 3 था रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। तो जो सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से सबसे पहले माइनस होगा। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल माइनस करने के बाद हम माइनस करेंगे टैक्स क्रेडिट्स। अब टैक्स क्रेडिट्स क्या चीज है? सर टैक्स क्रेडिट्स भी कुछ ऐसे सेक्शन से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को ही कम करती हैं। अब टैक्स क्रेडिट्स भी ऑर्डिनेंस में बहुत सारे दिए हैं, उनको क्लेम करने का एक सीक्वेंस है जो कि हमें टैक्स लॉ प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम क्लेम करते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट, सबसे पहले हम क्लेम करते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और फिर उसके बाद हम क्लेम करेंगे ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट्स को। सबसे पहले टैक्स क्रेडिट में फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके बाद बारी आएगी ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट्स की। तो अब हमारे पास फाइनली टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ क्रेडिट बन जाएगी। टैक्स लायबिलिटी नेट या नेट टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम बन रही होगी। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले 5 इयर्स ऑफ इनकम कैलकुलेट किया, सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 इयर्स की इनकम कैलकुलेट करने के बाद आपने एग्जाम्ड इनकम को ऐड किया तो आपके पास टोटल इनकम आई। टोटल इनकम से हमने 3 चीजें माइनस की, एग्जाम्ड इनकम, डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल एंड डिडक्टेबल अलाउंस। तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आया। टैक्सेबल इनकम को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, वन इज कॉल्ड सेपरेट ब्लॉक, अदर वन इज कॉल्ड अदर देन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक पे जनरल रेट अप्लाई किया, अदर देन सेपरेट ब्लॉक पे सेपरेट ब्लॉक पे स्पेशल रेट अप्लाई किया, अदर देन सेपरेट ब्लॉक पे जनरल रेट अप्लाई किया, तो हमारे पास ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी या टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम आ गया। अब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से आप सबसे पहले माइनस करोगे रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल, उसके बाद माइनस करोगे टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट में हम पहले माइनस करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके बाद ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट। अब फाइनली हमारे पास आ गया नेट टैक्स लायबिलिटी या नेट टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। नेट टैक्स लायबिलिटी या नेट टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम कैलकुलेट करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे फाइनल टैक्स रिजीम की लायबिलिटी। अब फाइनल टैक्स रिजीम की लायबिलिटी क्या भला है, ये मैं फॉर द टाइम बीइंग तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन लेटर स्टेज पे किसी न किसी स्टेज पे आपको कवर जरूर करवाया जाएगा। तो नेट टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम कैलकुलेट करने के बाद उसमें ऐड किया जाएगा टैक्स लायबिलिटी अंडर एफटीआर या टैक्स लायबिलिटी अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। तो अब जो आपके पास नंबर बनेगा, दिस इज कॉल्ड टोटल टैक्स लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड टोटल टैक्स लायबिलिटी, यानी कि ये वो टैक्स आ गया जो कि फाइनली आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एज पर द लॉ डिस्चार्ज करना, एज पर द लॉ पे करना है। टोटल टैक्स लायबिलिटी से भी एक और चीज माइनस होगी, दैट इज कॉल्ड विदहोल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस।
देखिए होता क्या है कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में कोई 23-24 करोड़ की आबादी, और 23-24 करोड़ की आबादी में अगर आप ये देखें ना कि कितने लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो 25-30 लाख लोग हैं। यानी कि 22-23-24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 20-22-25 लाख लोग ऐसे हैं जो अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, और वो भी कितना सच्चा फाइल करते हैं, कितना झूठा फाइल करते हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। तो इस तरह की कंट्री में, इस तरह के सिनेरियो में 22-25 करोड़ का मुल्क सिर्फ 25 लाख लोगों के रिटर्न फाइल करने पे नहीं चल सकता। यानी कि 25 लाख लोग अगर रिटर्न फाइल करके टैक्स पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट 25 करोड़ लोगों का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स को रिकवर करने के लिए एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड विदहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सर, हम सब अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं। अगर आप अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखेंगे ना, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस तो आ रहे होंगे, साथ साथ एक आ रहा होगा इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 235। यानी कि गवर्नमेंट आपसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर ही कुछ ना कुछ इनकम टैक्स कलेक्ट कर लेती है, कुछ ना कुछ इनकम टैक्स रिकवर कर लेती है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप कहीं से सैलरी कमा रहे हो, तो जो आपका इंप्लॉयर है ना, वो आपकी सैलरी में से ही टैक्स का अमाउंट डिडक्ट कर काट कर नेट सैलरी, रिमेनिंग सैलरी आपको पे करता है, और जो टैक्स का अमाउंट उसने डिडक्ट किया, काटा ना, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, एफबीआई को पे कर देता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मुझे किसी कंपनी से डिविडेंड इनकम मिलती है, तो वो जो कंपनी मुझे डिविडेंड पे कर रही होती है ना, उस डिविडेंड के अमाउंट से टैक्स काट कर, डिडक्ट करके मुझे नेट डिविडेंड पे करती है, और टैक्स का अमाउंट एफबीआई को पे कर देती है। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर हमारा टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, हमारा टैक्स विदहोल्ड हो रहा होता है। ये गवर्नमेंट क्यों करवाती है? ताकि गवर्नमेंट के पास ट्रांजेक्शन बेसिस पे ही कुछ ना कुछ टैक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में जमा होता रहे। हमने टोटल टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट की, यानी कि हमारा टैक्स बर्डन है। बहुत सारा टैक्स ऐसा होगा जो आप विदहोल्डिंग टैक्स के नाम से या एडवांस टैक्स के नाम से अपनी डिफरेंट ट्रांजेक्शंस के ऊपर पूरे साल में बर्दाश्त करते आए होंगे। पूरे साल में आपने गवर्नमेंट को एडवांस में पे कर दिया होगा, तो आप अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी से विदहोल्डिंग टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस को माइनस करोगे, तो आपके पास फाइनली टैक्स पेबल या रिफंडेबल का नंबर बन जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है 100 रुपए, और डिफरेंट तरह के बिजली के बिल पे, सैलरी इनकम के ऊपर, डिविडेंड इनकम के ऊपर, रेंटल इनकम के ऊपर हमारा 30 रुपए का टैक्स विदहोल्ड हो चुका है। तो 100 में से 30 माइनस करेंगे, क्योंकि वो 30 तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं ना, बाकी का जो 70 रुपए है वो हम रिटर्न ऑफ इनकम के साथ पे कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपए की लायबिलिटी बनी और पूरे साल जो डिफरेंट हमारी विदहोल्डिंग हुई है ना, वो 120 रुपए की हुई है। तो 100 रुपए की लायबिलिटी से जब आप 120 की विदहोल्डिंग माइनस करोगे, तो हमारा 20 रुपए का रिफंडेबल बन रहा होगा। रिफंडेबल का मतलब है कि अब आप टैक्स अथॉरिटी से टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ओवरऑल इनकम टैक्स की कंपटीशन का एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। ये फॉर्मेट प्रैक्टिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली या लीगली क्यों इंपॉर्टेंट है? इस वजह से कि जो हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न बनाते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न में जो हम अपनी इनकम और टैक्स की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को बताते हैं, वो इसी फॉर्मेट पे बता रहे होते हैं कि पहले आप सारी इनकम कैलकुलेट करते हो, फिर टैक्स वर्कआउट करते हो, फिर क्रेडिट्स वगैरह को मैनेज करते हो, और अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। और कोर्स के पर्सपेक्टिव से ये फॉर्मेट हमें अपने इनकम टैक्स के पूरे कोर्स का एक बर्ड्स आई व्यू, एक समरी प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हम अपना इनकम टैक्स का कोर्स किस सीक्वेंस में, किस एरिया में, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे होंगे। जिस तरह से यहां चीजें आ रही है ना, हम पहले सैलरी कवर करेंगे, फिर कैपिटल गेन कवर करेंगे, फिर प्रॉपर्टी इनकम कवर करेंगे, और जिस तरह से इस फॉर्मेट में चीजें आ रही है, वैसे वैसे हम इनकम टैक्स के एरिया को आगे लेके चल रहे होंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि आपके लेवल पे कोई 35 से 40 मार्क इनकम टैक्स की कंपटीशन से पूछे जाएंगे। 35 से 40 मार्क का एक कंपलसरी, एक या दो कंपलसरी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें हमें टैक्स पेयर की टैक्स कंप्यूटेशन करनी होती है, टैक्स पेयर की इनकम टैक्स कंप्यूटेशन या इनकम टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करनी होती है। तो वो जो मैं एग्जाम में 35-40 मार्क की टैक्स कंप्यूटेशन के सवाल करूंगा, वो सारे सवाल भी इसी फॉर्मेट पे सॉल्व किए जा रहे होंगे कि आप एक टैक्स पेयर की इनकम कैलकुलेट करोगे, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, फिर क्रेडिट्स वगैरह माइनस की, और अल्टीमेटली टैक्स पेबल का नंबर बन रहा होगा। तो प्रैक्टिकली ये फॉर्मेट रिटर्न ऑफ इनकम का फॉर्मेट है। करिकुलम पर्सपेक्टिव से ये फॉर्मेट हमें अपने कोर्स की डायरेक्शन सेट करके देगा, हमें अपने पूरे कोर्स का एक बर्ड्स आई व्यू देता है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसी फॉर्मेट पे आप पे एग्जाम में 30, 35, 40 मार्क के कंपटीशन के सवाल आएंगे, और वो कंपटीशन के सवाल इसी फॉर्मेट में सॉल्व किए जाएंगे। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में हमने बड़ा डिटेल में ओवरऑल टैक्स कंपटीशन की, टैक्स लायबिलिटी की कंपटीशन का एक फॉर्मेट डिस्कस किया, और वो सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।